नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कुछ क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। आप लोगों का कुछ क्वेश्चन था कमेंट सेक्शन में, उनका जवाब देने के लिए ट्राई करूंगा मैं। तो मुझका पहला कमेंट है मुस्कान शर्मा 123 का। तो मुस्कान जी कह रही है कि एसआईपी नहीं हो पा रहा है, इसमें व्हाट टू डू। तो ये कमेंट कर रहे हैं एचडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड जो नया लॉन्च हुआ है। तो इसमें मैं एक वीडियो डाला था, उसमें कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे एसआईपी नहीं हो पा रहा है। तो मुस्कान जी मैं बताना चाहूंगा कि एसआईपी स्टार्ट होगा। पहली बात तो आप लोग आप अगर एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहते थे तो एनएफओ के जो टाइम रहता है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक सेकंड रुकिए। एच डी एफ सी निफ्टी मोमेंट, निफ्टी 200 इंडेक्स फंड, यहाँ पे देखिए लॉन्च डेट था 9 फरवरी और एंड डेट है 23 फरवरी। ठीक है, ये एंड हो चुका है ऑलरेडी। और अलॉटमेंट डेट है 28 फरवरी को। तो आप अगर इस टाइम 9 फरवरी से 23 फरवरी को पैसा डालना चाहते थे तो आप ये वाला फंड ले लेता पैसा। क्योंकि अभी एंड हो गया है और अलॉटमेंट है 28 फेब। तो आप लोग अलॉटमेंट डेट के बाद मतलब 29 फेब से आप स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे एस आई पी स्टार्ट करना। अभी तो ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब एनएफओ जब लॉन्च होता है, आइदर आप लॉन्च और एंड डेट के अंदर डालिए पैसा। और अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो ये जो भी एनएफओ का अलॉटमेंट डेट रहता है, अलॉटमेंट के डेट मतलब यूनिट्स अलॉट हो जाने के बाद फिर से स्टार्ट होता है इनका एसआईपी। तो ये वाला ध्यान में रखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इतना दीपन भट्टाचार्य का, जो कि मेरा कमेंट कर रहे हैं कि इतना सारा फंड ना लेते तो रिटर्न और भी ज्यादा होता। ये कमेंट कर रहे हैं मेरा एक एक वीडियो डाला था कि मैं साढ़े 12,500 प्रॉफिट हुआ था म्यूचुअल फंड्स में, जो मैं 31 जनवरी को डाला था ये वीडियो। तो वहां पे ये कमेंट कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल सही है दीपनता जी। क्योंकि मैं यहाँ पर पांच यहाँ पर पांच ही फंड रखा हूँ शायद। हाँ, इस पोर्टफोलियो, मेरा दो पोर्टफोलियो है। एक एक मेरे नाम पे है, एक मेरे मॉम के नाम पे है। ये वाला मेरे मेरे मॉम का जो पोर्टफोलियो है वो मैं शेयर किया था। तो एक सेकेंड, तो मैं पेन यूज कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ, तो ये वाला जो देख सकते हैं, ये वाला पोर्टफोलियो मेरे मॉम के नाम पे है और यहाँ पे पांच ही फंड है बस। तो ज्यादा फंड नहीं है इसमें। और उसमें भी एक फंड जो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप का फंड है। तो वो भी मैं निकाल दूंगा क्योंकि वो एक एडहॉक फंड लिया हुआ था। एक गोल बेस्ड फंड है वो, कि एक 1.5 साल के अंदर मुझे कुछ पैसा चाहिए, इसीलिए मैं उस वो फंड को रखा था। और बाकी जो मेरे चार ही फंड है, तो चार फंड म्यूचुअल फंड तो रखना जरूरी है जी। तो चार फंड जो है उसमें से दो मिड कैप और दो दो स्मॉल कैप। मैं लार्ज कैप वाला रखता नहीं हूँ मेरे फंड में। बस मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप ही रखा था, उस वो निकाल दूंगा। तो चार ही फंड बचेगा, तो चार फंड बचेगा तो दैट इज फाइन। रिटर्न रिटर्न जो बात कर रहे हैं ज्यादा होता, हाँ चार से नीचे क्या करो तो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा पोर्टफोलियो। और मेरा लॉन्ग टर्म विजन है, ये नहीं है कि 3-4 साल के लिए रख रहा हूँ मैं ये करीबन 15-20 साल के लिए रख रहा हूँ। तो चार फंड इज फाइन अकॉर्डिंग टू मी। तो नेक्स्ट का बात करते हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं हर्ष मेदी 6665, ये पूछ रहे हैं भाई इतने फंड मत रखो, बहुत एक्सट्रीमली ज्यादा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। ये कमेंट जो है ना, ये काफी गलत कमेंट है। मैक्सिमम 5 रखो। तो मैं बोल रहा हूँ वीडियो में ये गलत कमेंट क्यों है। क्योंकि मैक्सिमम 5 रखो, ये सही है। ये वाला कमेंट एकदम सही है, मैक्सिमम 5 रखो। मैं यहाँ पर जो ये कमेंट कर रहे हैं मेरे पोर्टफोलियो का, जो मैं मेरा खुद का पोर्टफोलियो यहाँ पर 20 फंड्स का पोर्टफोलियो है। 20 फंड, 20 फंड के होते बावजूद ये 82% एक्स्ट्रा दे रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये मैं लिया हुआ था, मैं नया पोर्टफोलियो स्टार्ट किया हूँ, बस 3 महीने ही हुआ है मेरा। और मुझे आइडिया नहीं था कि कौन कौन से फंड में डालना चाहिए। मेरे दोस्त का कुछ बात सुन के मैं डाल दिया। फिर मैं वीडियो देखता था, मैं नेट में सर्च करता था कौन कौन सा बेस्ट फंड्स इन म्यूचुअल फंड, जो भी ना सामने आता था एक दो फंड में उसमें डाल देता था पैसा। तो हट के बहुत सारे फंड्स है, जैसे कॉन्ट्रा फंड और गलत गलत सलत स्मॉल कैप फंड्स, इन बहुत सारे सेक्टोरियल फंड्स में डाल चुका हूँ पैसा। तो मैं अभी डाल दिया हूँ, टोटल फंड्स हो गया मेरा 20। ठीक है, यहाँ पर अभी 20 फंड्स है मेरा।
20 फंड्स, तो मैं यहाँ पे 20 फंड्स रखूंगा नहीं। ठीक है, मैं कैंसिल कर दूंगा, मैं यहाँ पे रखूंगा केवल 7 फंड्स। ओनली 7 फंड्स जो है, ये मेरा विजन है रखना। और क्योंकि मेरा लॉन्ग टर्म का विजन है, इसलिए मैं 7 रखूंगा, नहीं तो मैं 5 ही रखता। और साथ में भी यहाँ पर 4 फंड मैं रखूंगा एसआईपी के लिए, एसआईपी। और 3 फंड में रखूंगा फॉर लमसम। ठीक है ना, 4 के लिए एसआईपी, 3 के लिए लमसम। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आपका कमेंट सही है कि मैक्सिमम 5 रखो। यहाँ से 20 में से मैं 13 फंड निकाल दूंगा ऑलरेडी, जो मैं वीडियो में डिस्कस भी करता हूँ। मैं डेली पोर्टफोलियो का वीडियोस डालता हूँ, उसमें मैं डिस्कस हमेशा करता हूँ कि मैं 13 फंड निकाल दूंगा, और मैं कौन कौन सा 13 फंड निकालूंगा उसके बारे में भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो आपको अगर चेक करना है कि कौन कौन से फंड्स मैं निकालूंगा, तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं। 7 जो रखूंगा वो भी मैं डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन से फंड रखूंगा। और जो मैं पहले बोल रहा था एक्सट्रीमली ज्यादा एक्सपेंस देना पड़ेगा, ये वाला कमेंट गलत है। क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? एक्सपेंस रेशियो होता है आप जितना रिटर्न पा रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए पहले फंड से आपका रिटर्न आ रहा है साल में 1,000 रुपए। ठीक है, रिटर्न, मैं कैपिटल का बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली रिटर्न। सेकेंड फंड से आ रहा है आपका 5,000 रुपए मंथली, साल में। और थर्ड फंड में आ रहा है, एक सेकंड चेंज कर लेता हूँ, इसका लाल करता हूँ। थर्ड फंड में आता है, मान लीजिए यहाँ ये वाला 5 है, मान लीजिए 10,000 रुपए, 10K। ठीक है, ये प्रॉफिट का बात कर रहा हूँ, ऑल ऑल दीज आर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो इस फंड में मान लीजिए एक्सपेंस रेशियो है 0.5, इस फंड में मान लीजिए एक्सपेंस रेशियो है 0.7, इसमें मान लीजिए 0.5। ठीक है, तो इसका जो 0.5 है वो ही मुझे कटेगा। इसका जो 0.7 है, ये 5,000 इंटू 0.7, और ये 1,000 इंटू 0.5, ये 10,000 इंटू 0.5, बस वो ही कटेगा मुझे। ऐसा नहीं है कि मैं 15 फंड रखूंगा। तो अगर मैं अगर मैं 3 ही फंड रखूं, मान लीजिए 3 ही फंड रखूं, तो यहाँ पर 1,000, 5,000, 6 और 16,000 रुपए मेरा कमाई हुआ। तो इसके हिसाब से एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा। और मान लीजिए मैं एक ही फंड रखता हूँ, ठीक है, एक ही फंड रखता हूँ, और इसमें 16,000 रुपए आ गया मेरा प्रॉफिट। एक ही फंड में एक साल में 16,000, इसका एक्सपेंस रेशियो मान लीजिए 0.7 है। तो 0.7 इसका एक्सपेंस रेशियो, तो मतलब 16,000 इंटू 0.7 जो आता है, मतलब ये कैलकुलेशन के हिसाब से सेम सेम ही आएगा। इसका दिक्कत नहीं है कि ज्यादा ज्यादा फंड रखने से मेरा एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाएगा, कम फंड रखने से एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएगा। उस फंड के ऊपर ये डिपेंड करता ही नहीं है। डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट कितना हुआ है। आपका अगर 1,000 रुपए का प्रॉफिट 3 फंड से आ रहा है, 3 फंड से 1,000 रुपए, और यहाँ पे 1,000 रुपए एक फंड से आ रहा है, एक्सपेंस रेशियो अगर इसका भी सेम रहेगा और इसका भी सेम रहेगा, तो मेरा मेरा टोटल जो एक्सपेंस रेशियो का वैल्यू देना पड़ेगा, तो वो सेम ही होगा। तो ये फंड इतना ज्यादा है, फंड इतना कम है, इसका किसी को मैटर ही नहीं करता है। तो आशा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये कमेंट कितना रॉन्ग है। आप अगर 100 फंड भी रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, अगर 100 फंड रखते हैं, आपका रिटर्न कम हो जाएगा, क्योंकि डाइवर्सिफाई हो जाएगा पोर्टफोलियो, वो अलग बात है। क्योंकि आपका आपका पोर्टफोलियो में अगर 100 फंड है, एक फंड में अगर मान लीजिए 50 कंपनी है, ठीक है, तो 5,000 कंपनी में आप लोग पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, 5,000 कंपनीज में आप लोग पैसा लगाए, तो उस कारण आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न कम हो जाएगा। लेकिन एक्सपेंस रेशियो के बेसिस पे रिटर्न कम होगा, ये एकदम गलत बात है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमेंट। एक्सपेंस रेशियो नहीं दिया है, ये कमेंट कर रहे हैं क्वांट पीएसयू फंड का, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है, एक पीएसयू फंड। तो क्वांट पीएसयू फंड का एनएफओ मैं वीडियो बनाया था। वो यहाँ पे पूछ रहा है लेवल धनवानी जी, लेवेश धनवानी जी, सॉरी अगर आपका नाम गलत पढ़ रहा हूँ मैं। तो एक्सपेंस एक्सपेंस रेशियो नहीं नहीं दिया है। तो एक्सपेंस रेशियो रिवील करता है, जो पहले मैं बात किया था स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, एक्सपेंस रेशियो रिवील करता है अलॉटमेंट डेट के बाद। ठीक है, अलॉटमेंट डेट, ये देख लीजिएगा आप। मैं अगर आप पता नहीं चल रहा, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये शायद अभी अलॉटमेंट हो चुका है, एक सेकंड रुकिए। क्वांट पीएसयू,
क्वांट पीएसयू फंड ये अलॉटमेंट हो चुका है, ठीक है। अभी आप इसका एक्सपेंस, ये कब से स्टार्ट हुआ है देखते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ है 3 फरवरी से, अलॉटमेंट हो गया है इसका ऑलरेडी, ठीक है। अभी तो 23 फरवरी है, नहीं इसका अलॉटमेंट हुआ है 21 फरवरी से, सॉरी 21 फरवरी से इसका अलॉटमेंट हुआ है। तो इसका एक्सपेंस रेशियो अभी आपको पता चल जाएगा, एक्सपेंस रेशियो अभी तक दिया नहीं है, ओके। मुझे पता नहीं, फिर मैं एनएफ में पैसा ज्यादा लगाता नहीं हूँ, पता नहीं। आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे एनए एनए की हुई, ये क्या 1 महीने बाद देता है, 1 महीने बाद रिवील करता है या 1 साल बाद रिवील करता है? क्योंकि एक्सपेंस रेशियो तो देना चाहिए, क्योंकि ये तो एक फंड तो ऑलरेडी लाइव हो चुका है, तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो दिया हुआ नहीं है। तो लेवेस जी, मुझे पता नहीं है कि एक्सपेंस रेशियो क्यों नहीं दिया हुआ है ये अभी तक, ये देना चाहिए था। अगर कोई अगर जानते हैं तो एक्सपेंस रेशियो के बारे में, जो एनएफओ में लगाते हैं पैसा, तो जरूर बताइए कि एक्सपेंस रेशियो कब अलॉट होता होता है, मतलब कब रिवील होता है एक्सपेंस रेशियो। क्योंकि मुझे जहां तक मालूम था कि एक बार अलॉटमेंट हो जाए तब से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अलॉटमेंट हो चुका है, इस फंड का स्टार्ट हो चुका है 21 फरवरी से। देख रहे एनआईवी का पैसा भी बढ़ रहा है अभी, अभी तो 23 फरवरी का लेटेस्ट है, तो एनएवी तो बढ़ रहा है। और एक्सपेंस रेशियो देना चाहिए था, आप लोग अगर पता है तो इनको जरा हेल्प कर दीजिए कि एक्सपेंस रेशियो कब आएगा इसमें, कौन एनएफ फंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आदित्य बिरला, ये जो सेटिस्फाइंग वर्ल्ड जी है, ये पहले भी एक क्वेश्चन पूछ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये पूछ रहा है मुझे, आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी जो फंड है, जो मेरा पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है, ये कितना गिरने का संभावना है इसमें? तो ये मैं बोलूंगा कि पीएसयू स्टॉक्स जो है बहुत ही काफी रैली दे चुके हैं अब तक, स्टार्टिंग से, मतलब 2021 20-21 से लेके बहुत ही बेहतरीन रैली दे चुका है। मतलब मान लीजिए हर एक जो स्टॉक है पीएसयू का, मान कोई भी उठा लीजिए आप लोग स्टॉक, बैंकिंग का स्टॉक मान लीजिए, कोल का स्टॉक मान लीजिए, ऑयल का, मतलब ग्रीन एनर्जी का, कुछ भी स्टॉक पकड़ लिए, सारे भाग चुके हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 20-25% भागे हैं, 100, 150, 300, 400, 1000% भी भागा हुआ है कोई कोई स्टॉक। मतलब गंदा रैली दे चुका है, सारे पीएसयू सेक्टर्स गंदा रैली दे चुका है। और ये रैली दिया है, कब दिया है? 2020 के बाद से। मैं एक चार्ट है दिखाता हूं, मैं एक सेकंड रुकिए। निफ्टी पीएसयू, देखते हैं इसमें। ये पीएसयू बैंक का है, पीएसयू हर एक सेक्टर का नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है ट्राई करते हैं दिखाने के लिए। तो मैं जो बात, ये ओपन होने के बाद मैं बताऊंगा। तो करीबन 2014 से लेके 2014 से लेके 2020 तक कोई भी पीएसयू स्टॉक रैली नहीं, कुछ भी पैसा नहीं दिया, एकदम जीरो। यहाँ पे अगर मैं जाऊं तो यार यहाँ पे पूरा कहाँ दिखाता है, एडवांस चार्टिंग, ग्रो का ही देखते हैं, लेट्स सी। पीएसयू बैंक, हाँ यहाँ पे देख लिया। अगर ऑल में जाऊं, ठीक है, निफ्टी पीएसयू बैंक का है, यहाँ पर ऑल में जाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर टॉप देखिए, यहाँ पर 2015 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 20 अक्टूबर 2015 से लेके आप देखिए यहाँ पर कितना पैसा, कितना था पैसा था 3200, लगातार यहाँ पर लगातार देखिए 3200 अभी तक, ये 1 पॉइंट, ये देखिए 2015 से 2022, 7 साल, 7 इयर्स इसने कुछ रिटर्न नहीं दिया, जीरो रिटर्न्स। मतलब सोच लीजिए पीएसयू अगर गिरता है तो गिरते ही जाता है और स्टैग्नेंट रहता है एकदम। ये कब स्टार्ट किया था ऊपर जाना? यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से स्टार्ट किया 2020 से स्टार्ट किया है ये। 2020 से अभी तक देखिए 547% इंडेक्स फंड, पीएसयू का इंडेक्स फंड जो है वो 550-500% रैली दे चुका है। मतलब एक बार अगर आप लोग का पैसा पीएसयू में फंस गया, आप लोग मान लीजिए कोई यहाँ पर पैसा लगाता, तो 7 साल के करीब उनका उनका रिटर्न जीरो रहता। तो आप लोग अगर ऐसा अगर सहन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में,
तो ही पीएसयू फंड्स में या फिर पीएसयू स्टॉक्स में पैसा लगाइएगा, नहीं तो मत लगाइए। क्योंकि रिसेंटली जो हुआ है कोविड के बाद 2020 के बाद, तो ये एक अलग ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज हुआ है कि इतना रैली दे चुके हैं और पता नहीं कब तक रैली देगा। तो इनका जो क्वेश्चन है, ये कब तक रैली देगा, कब तक संभावना है पीएसयू स्टॉक्स गिरने का, ये आपको कोई भी 100% कोई भी आपको बता नहीं पाएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट का चीज है, गारंटी लेके कोई बता नहीं पाएगा। देर इज नो गारंटी विथ एनीथिंग। तो मेरा जो लग रहा है कि इलेक्शन तक, इलेक्शन है हम लोग का मई या जून में, राइट, मई या जून में इलेक्शन है। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि मोदी गवर्नमेंट जो है पीएसयू को लेके काफी बुलिश है, क्योंकि वो मोदी जी ने एलआईसी के बाद भी एक दिन पार्लियामेंट में किए थे वो, कि एलआईसी का स्टॉक कितना भाग रहा है, पीएसयू का स्टॉक कितना भाग रहा है, ठीक है। ये भी उन्होंने डिस्कस किया था। तो मुझे जो लग रहा है इलेक्शन तक, ठीक है, इलेक्शन तक एटलीस्ट पीएसयू स्टॉक्स का नीचे गिरना का संभावना कम है। कितना ऊपर जाएगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितना ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे गिरने का संभावना कम है एटलीस्ट तक, टिल इलेक्शन मई जून तक। उसके बाद एफआईआर का रेट कार्ड आएगा फेड के तरफ से, एफआईआर का पैसा आएगा, वो सब पैसा कोई भी पीएसयू में नहीं जाएगा, सब जाएगा प्राइवेट इक्विटी सेक्टर में। तो वहां पर मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन पीएसयू स्टॉक कितना ऊपर जाएगा वहां से आई डाउट इट। तो मैं जो करने वाला हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है, पीएसयू स्टॉक्स में मेरा दो स्टॉक है बस। एक सेकंड में इरेज कर देता हूँ सबको। हाँ, तो मेरा मेरा जो है अभी फिलहाल दो स्टॉक है। एक है आईआरएफसी और एक है इरेडा। इसमें ज्यादा पैसा लगा हुआ है इरेडा में, आईआरएफसी में कम लगा हुआ है। इसमें शायद करीबन 15,000 रुपए है और इसमें करीबन 2,000 रुपए है। तो मैं इसमें और ज्यादा पैसा नहीं डाल रहा हूँ। इरेडा तो बहुत दिन से लगातार नीचे जा रहा है। आईआरएफसी एक दिन नीचे जाता है, एक दिन ऊपर जाता है, एक दिन नीचे जाता है, एक दिन ऊपर जाता है। इरेडा लगातार नीचे ही जा रहा है, क्योंकि एक टाइम में ये इतना रैली दे दे चुका है, तो अभी तो ऊपर से धड़ास से नीचे आ रहा है बस। तो मैं स्टॉक में लगाने के लिए, एटलीस्ट पीएसयू सेक्टर्स में लगाने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपको आदित्य बिरला जो पीएसयू फंड है वहां पे लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं, बट वो भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि एटलीस्ट 5-6 महीने में कितना ही पैसा जमा लेंगे आप लोग। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये बेच दूंगा। मैं कब बेचूंगा आई सी, मैं शायद बेचूंगा अभी, ये अभी यहाँ पे नहीं भी बेच सकता हूँ, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो का हॉराइजन 20 साल के लिए है। तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि 5-6 साल अगर जीरो रिटर्न भी दिया तो मैं निकल जाऊंगा, वैसा भी कुछ नहीं है। मेरा अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, मैं निकल भी सकता हूँ बीच में, या फिर अगर बहुत नीचे चला जाए तो मैं निकल जाऊंगा। अगर तो वोलाटाइल रह के कंसोलिडेट होते रहे, जैसे मैं दिखा रहा था चार्ट में पीएसयू के, अगर ऐसे ऐसे करके कंसोलिडेशन में चला जाए तो मैं रह जाऊंगा, दिक्कत नहीं है। तो 15-20 साल तो रुक सकता हूँ मैं। तो ये था पीएसयू फंड के बारे में। और इंफ्रास्ट्रक्चर वालों, ये भी और एक क्वेश्चन पूछ रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर वालों फंड का भी रिस्क बता देना। रिस्क तो है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी फंड्स है, मान लीजिए क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, मेरा ये खुद का पोर्टफोलियो में एक कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है ये क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो ये बस एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे फंड्स है, एचडीएफसी का होता है, आईसीआईसी का है, एसबीआई का है, और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड काफी अच्छा रैली रैली भी दे चुका है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो हम पोटेंशियल है इंडिया में काफी अच्छा है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट अगर बीजेपी आता है फिर से जून के बाद, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी काम होने वाला है, ठीक है। रोड्स वगैरह बात कर लीजिए, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, कुछ कुछ भी बोल लीजिए, सारे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड ही है। और ये बस इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड्स है बस पीएसयू सेक्टर्स में नहीं नहीं लगाते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर्स में भी लगाते हैं पैसा। मैं दिखा देता हूँ क्वांट का, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का बात करूँ, कौन का इंफ्रास्ट्रक्चर इसका इसका होल्डिंग्स देख लीजिए। रिलायंस प्राइवेट कंपनी, आईआरबी पता नहीं, आई एलआईसी है पीएसयू, जियो प्राइवेट, अदानी प्राइवेट, स्वर्ण एनर्जी प्राइवेट, एसजेवीएन, एनसीसी पीएसयू पीएसयू, मतलब ये पीएसयू भी लगाते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी लगाते हैं। तो क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है, मेरा खुद भी पैसा लगा हुआ है, 9,000 लगा हुआ है, देख सकते हैं रिटर्न्स ऑलरेडी 20% दे चुका है। एक साल का रिटर्न्स देख सकते हैं आप लोग, 80% रिटर्न्स है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो
रिस्क है, रिस्क तो ज्यादा है क्योंकि ये सेक्टोरल थीमेटिक है, क्योंकि ये साइक्लिकल फंड है। ये कुछ एक डेढ़ साल के लिए ऊपर जाएगा, 2-3 साल के लिए नीचे आएगा, ऐसे करते 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 जाता है ये। तो आप लोगों का अगर होराइजन बहुत ही लंबा है, टाइम होराइजन यहाँ पे रुक सकता है इस फंड को लेके, तो ही लेना चाहिए ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। और ये कतई कोई रिकमेंडेशन नहीं है क्वांट का, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मेरा खुद का लगा हुआ है इसमें पैसा, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ इस पे। ठीक है, तो ये था आपका ये वाले का वीडियो का एंडिंग। तो और कोई कमेंट है नहीं, तो गाइज अगर कोई कमेंट आप लोगों का है तो मेरे कमेंट सेक्शन में रिसेंट वीडियो का जो है मेरा कोई रिसेंट वीडियो पकड़ लीजिए, वहां पे अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वो सब कमेंट्स मैं वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए काइंडली, क्योंकि ये वीडियो और आप लोग के जैसे और भी भाई बहनों के पास पहुंचे ये वीडियो। और आप लोग अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट के लिए भी वीडियो बनाता हूँ, और नया नया जो फंड एनएफओ वगैरह या फिर कोई स्मॉल कैप मिड कैप कुछ भी हो म्यूचुअल फंड का, उन लोग का भी वीडियो बनाता हूँ, डिटेल एनालिसिस और रिव्यू का। और उसके बाद भी मैं डेली अपना पोर्टफोलियो का, मेरा 3 पोर्टफोलियो है, एक एक है स्टॉक का और 2 है म्यूचुअल फंड का। तो मैं तीनों का पोर्टफोलियो मैं शेयर करता हूँ डेली बेसिस पे। तो अगर आप लोगों को ये सब पसंद है देखना, तो आप लोग जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो टुडे इज द एंड ऑफ द वीडियो, दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए गुड डे।